अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय हमनेशा। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। बेग साहब, आप अपने इन सवालात के बारे में क्या कहते हैं? मैं तो यही कहूँगा जनाब अली, मैंने ताज़ीम से गर्दन झुकाते हुए कहा कि मेरे ये सवालात खालिया ज़िल्लत नहीं, ज़ेर समाअत कैद से इनका गहरा ताल्लुक़ है और ये ताल्लुक़ मैं बहुत जल्द मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने वाज़ेह करने वाला हूँ। मैं लम्हे भर के लिए रुका, फिर नहायत ही संजीदा आवाज़ में इजाफ़ा करते हुए कहा, योर ऑनर, मोअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी इस्तदा है कि मुझे मेरी बात मुकम्मल करने का मौका फराहम किया जाए और वकील सरकार की बेजा मुदाखलत दर हकीकत अदालत का वक्त बर्बाद होने का मौजिब बन सकती है। जज ने मायने खेज़ अंदाज में सर हिलाया और ठहरे हुए लहजे में कहा, बेग साहब प्लीज़ प्रोसीड। मैं इस्तग़ासा की गवाह की जानिब मुतवज्जा हो गया। जी हुमा साहिबा, बच्चों को स्कूल पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है या साउल की? बच्चों का स्कूल 8 बजे शुरू होता है, इसलिए साउल ड्यूटी पर जाने के लिए इतने ही बजे घर से निकलता है तो बच्चों को छोड़ता हुआ चला जाता है। थैंक यू हुमा साउल, मैंने गवाह को फारिग करते हुए फिर रुए सुखन जज की तरफ मोड़ते हुए इजाफा किया। जनाब आली, मैं इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अदालत का वक्त ख़त्म होने में महज 15 मिनट बाकी थे। इस कलील मुद्दत में किसी गवाह को शहादत के लिए पेश नहीं किया जा सकता था। मैंने इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए जज से दरख्वास्त की। जज ने फ़ौरन ही मेरी फरमाइश पूरी कर दी। इंक्वायरी ऑफिसर गवाहों वाले खटेरे में आकर खड़ा हो गया। अदालत में एक वक्त में सिर्फ एक गवाही को पेश किया जाता है ताकि इसका बयान दूसरे गवाह की शहादत को मुतासिर न कर सके। थोड़ी देर पहले इसी कटहरे में हुमा खड़ी मेरी जिरा का सामना कर रही थी, जहां अब इंक्वायरी ऑफिसर नज़र आ रहा था। हुमा गवाही मुकम्मल होने के बाद अदालत के कमरे से बाहर जा चुकी थी। मैं आईओ के पास पहुंचा और उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, आईओ साहब, मिर्ज़ा साहब, जब आपने मुलज़िमा को उसके मैके के एफसी एरिया से गिरफ्तार किया तो उसने किस किस्म का लिबास पहन रखा था? वो बेसाख्ता बोल उठा। अभी इस्तग़ासा की गवाह हुमा साउल ने मोअज़्ज़िज़ अदालत के रूबरू मुलज़िमा के लिबास की तफसील बयान तो की है। आपका मतलब है कि गुलाबी प्लेन शलवार, गुलाबी फूलदार कमीज़, नीली जर्सी, काली सैंडल और काला दुपट्टा? जी, मेरा यही मतलब है। वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही तस्दीकी अंदाज में बोल उठा। आईओ साहब, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए तंज़िया लहजे में कहा, क्या किसी सितम रसीदा और दुखों की मारी हुई मुसीबत ज़दा औरत के आसाब इतने मजबूत हो सकते हैं कि वो एक ख़ास प्लानिंग के तहत अपने घर से 8-10 मील दूर पहुंचे एक शख्स को बड़ी दीदा दिलेरी से कत्ल करे, 8-10 मील का फासला तय करके वापस बड़े इत्मीनान से घर पहुंचे और मामूल के मुताबिक घरेलू कामकाज में मसरूफ़ हो जाए। हत्ता कि जब आप उसकी गिरफ्तारी के लिए पहुंचें तो वो नहायत सुकून से किचन में खाना पकाने में मगन हो और तो और उसने लिबास तब्दील करने की ज़हमत भी गवारा न की हो। यह बड़ी गैर फितरी और हज़म न होने वाली बात नहीं। वो चंद लम्हात तक मानदाना नज़र से मुझे घूरता रहा, जैसे मैंने उसके किसी दुखते हुए मस्से को छेड़ने की गलती कर दी हो। उसके बाद बिफरे हुए लहजे में उसने जवाब दिया, वकील साहब, ये सवाल तो आपको अपनी मुवक्किल से पूछना चाहिए कि वो आसाब की मजबूती के लिए कौन सा कुश्ता या टॉनिक इस्तेमाल करती है, और जहाँ तक किसी शे के हज़म न होने का ताल्लुक़ है तो ये आप अपने बारे में ज़्यादा जानते होंगे। थैंक यू दिलशाद मिर्ज़ा साहब, मैंने चुभते हुए लहजे में कहा, अपने और अपनी मुवक्किल के बारे में तो मुझे मुकम्मल मालूमात हैं। बाकी जो बातें उलझन पैदा करने की सबब बन रही हैं, इनकी सुलझन के लिए मैं इस्तग़ासा की सबसे बड़ी और अहम गवाह, इस केस की मुद्दई, मेरे मुवक्किल की सौतन नरगिस को ज़रूर ज़हमत दूंगा। इसके साथ ही अदालत का मुकर्ररा वक्त इख्तिताम को पहुंचा। जज ने आइंदा पेशी के लिए 10 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। मैं अदालत के कमरे से निकला तो मुलज़िमा का बाप आफ्ताब हुसैन मेरे साथ साथ चल रहा था। बरामदे से गुजरते हुए उसने मुझसे पूछ लिया, बेग साहब, ये केस कुछ ज़्यादा ही तवील नहीं होता जा रहा? हरगिज़ नहीं, मैंने कतईयत से कहा। आफ्ताब साहब, कत्ल के मुकदमात तो बरसों चलते हैं। वो तो ठीक है, वो गहरे तजब्जुब में दिखाई देता था, मगर मैं महसूस कर रहा हूँ कि अदालती कार्रवाई खासी सुस्त जा रही है। आपका ख्याल बिल्कुल गलत है, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। मैं अब तक होने वाली अदालती कार्रवाई से इसलिए मुतमईन हूँ कि इस दौरान मैंने चुन चुन कर ज़र्रात जमा कर लिए हैं।
ان ذرات نے اجتماعی طور پر ایک ہلاکت خیز بم کی صورت اختیار کر لی ہے جو انشاءاللہ عنقریب عدالت میں تابندہ کے دشمنوں کے سر پر پھوٹے گا۔ آپ کو کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری اس تسلی اور تشفی سے وہ پرسکون ہو گیا۔ اس نے مجھ سے پرجوش مصافحہ کیا اور میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے 2 گواہ پیش کیے گئے۔ ان کا حلفیہ بیان ریکارڈ ہونے کے بعد پہلے وکیل استغاثہ نے ان پر جرح کی، پھر میں نے اپنی ڈیوٹی نبھائی۔ ان دونوں گواہوں کے بیانات میں کوئی ایسی خاص اور اہم بات موجود نہیں تھی جسے میں یہاں بیان کروں۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں نرگس موجود تھی۔ نرگس دراز قد کی مالک ایک گوری چٹی اور صحت مند عورت تھی۔ اس کی خوبصورتی دیہاتی رنگ لیے ہوئے تھی۔ وہ خاصی حشاش بشاش اور تر و تازہ دکھائی دیتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے میدان میں اتارنے سے قبل اچھی خاصی تیاری کروا لی گئی ہو۔ میں نے اب تک استغاثہ کے گواہوں پر جو انتھک محنت کی تھی اس کا ثمر حاصل کرنے کا وقت سر پر آن پہنچا تھا۔ نرگس نے معزز عدالت کے روبرو خاصا لمبا چوڑا بیان دیا۔ اس روز میر پرخاس سے آئے ہوئے چند افراد بھی عدالت کے کمرے میں موجود تھے، جن میں مقتول کا باپ کلیم درانی اور نرگس کا باپ قادر بخش نمایاں تھے۔ پچھلی ایک آدھ کارروائی میں بھی قادر بخش دکھائی دیتا رہا تھا۔ کلیم درانی تو ہر پیشی پر موجود ہوتا تھا۔ کلیم درانی اور نرگس اس کیس میں مدعی کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس کیس کے پس منظر میں جھانکنے سے نظر آتا تھا کہ قادر بخش اور کلیم درانی اندر سے جڑ گئے ہیں اور انہوں نے میری موکل کو اپنے نشانے پر رکھ لیا تھا، لیکن میں اس صورتحال سے بے خبر نہیں تھا۔ اس سلسلے میں نے اپنی موکل اور اس کیس کی ملزمہ تابندہ کو اندر اور باہر سے خاصا مضبوط کر دیا تھا، لہٰذا پریشانی یا فکر مندی والی کوئی بات نہیں تھی۔ نرگس نے ابتدا میں پولیس کو جو بیان دیا تھا، عدالتی بیان ایک طرح سے اس کی ترقی یافتہ صورت تھی۔ اس نے خود کو مظلوم اور میری موکل کو ظالم گردانتے ہوئے حق تلف، چڑیل، ڈاین اور نہ جانے کون کون سے القابات سے نواز ڈالا تھا۔ کسی بھی کیس کی عدالتی کارروائی کے دوران ملزم سب سے زیادہ بیچارہ اور بے سہارا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنے خلاف ہر قسم کے تیز و تند، تلخ و ترش اور کڑوی کسیلی باتیں سن کر خاموش رہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ وکیل استغاثہ نے گواہ نرگس پر اپنی جرح موقوف کی تو میں اپنی باری بھگتانے کے لیے جج سے اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے کھکار کر گلا صاف کیا اور گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا، نرگس صاحبہ، مجھے آپ کے شوہر کی موت کا دکھ ہے۔ پتہ نہیں آپ کو میری بات کا یقین آئے یا نہ آئے، مگر میں نے اپنے دلی جذبات کو آپ تک پہنچا دیا ہے، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولی۔ وکیل صاحب، مجھے آپ کی بات کا قطعاً یقین نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ حیرت دو رخی تھی۔ ایک تو مجھے اس کے روکھے پھیکے جواب پر تعجب تھا اور دوسرے اس بات کی کہ حیرانی کے گاؤں میں دیہات کی پروردہ وہ عورت عدالت کے کمرے میں خاصی تیزی اور طراری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ مجھے متذبذب دیکھتے ہوئے اس نے ردہ چڑھانے میں ذرا تاخیر نہ کی اور اسی رکھائی سے بولی، اگر آپ کو واقعی میری شوہر کی موت کا افسوس ہوتا یا مجھ سے ہمدردی ہوتی تو آپ اس وقت وسیم کی قاتل کی وکالت کرتے نظر نہ آتے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس بات سے بحث نہیں ہے کہ آپ کو میری نیت پر شبہ کیوں ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ جب تک عدالت میرے موکل کے قاتل ہونے کا فیصلہ نہیں سنا دیتی، میری نگاہ میں اس کی حیثیت ایک مظلوم اور بے گناہ انسان جیسی ہے اور مجھے وکالت کا ہتھیار استعمال کر کے ہر حال میں اپنی موکل کو بچانا ہے۔ اس نے ایسی معنی خیز نگاہوں سے مجھے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، دیکھتی ہوں کیسے بچاتے ہیں۔ میں نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے نہایت ہی معتدل انداز میں سوال کیا، نرگس صاحبہ، آپ مقتول کی پہلی بیوی تھیں اور میر پرخاس میں رہتی تھیں۔ مقتول نے آپ کو بے خبر رکھتے ہوئے ملزمہ سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے بعد آپ اپنے دونوں بچوں کو لے کر کراچی آ گئیں اور مستقل یہیں رہائش اختیار کر لی۔ ذرا سوچ کر جواب دیں، آپ کو کب اور کیسے پتہ چلا کہ مقتول نے کراچی میں دوسری شادی کر لی ہے؟ مجھے یہ خبر میرے بابا نے دی تھی، اس نے قادر بخش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بابا کو اس شادی کے بارے میں وسیم کے باپ کلیم درانی نے بتایا تھا۔ میرا سسر خود یہاں میری سوتن سے مل کر گیا تھا۔ بات ختم کرتے ہی نرگس نے نفرت آمیز انداز میں تابندہ کی طرف دیکھا۔ دونوں سوتنیں اس وقت ایک دوسرے کے روبرو کھڑی تھیں، بس کٹہرے کا فرق تھا، ان میں سے ایک گواہ اور دوسری ملزمہ تھی۔ مقتول وسیم درانی اپنی زندگی میں تو انہیں اپنی چھت کے نیچے
आबाद नहीं कर सका था, लेकिन हालात की एक बेरहम करवट ने आज इन्हें अदालत में छत के नीचे इकट्ठा कर दिया था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, नरगिस साहिबा, मेरा सवाल अभी तक जवाब तलब है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मकतूल की दूसरी शादी की खबर कराची से मीरपुर खास कैसे पहुँची? ये तो आप मेरे ससुर से पूछें, वो उकताए हुए लहजे में बोली। मेरी दरख्वास्त पर जज ने मकतूल के वालिद कलीम दुर्रानी को गवाही के लिए कटहरे में बुला लिया। मैंने अपना सवाल दोहराया, जिसके जवाब में कलीम दुर्रानी ने बताया कि उसे मकतूल की दूसरी शादी के बारे में नईम लाखो नामी एक आदमी ने बताया था। ये वही नईम लाखो था जो मुलजिमा के बाप आफ्ताब हुसैन के दफ्तर में काम करता था। गोया इस फितने की जड़ को दरियाफ्त करने में मुझे कामयाबी हासिल हो गई। मैंने अब तक लाखो के किरदार का जिस हद तक जायजा लिया था, उसकी रोशनी में एक मफाद परस्त, खुद परस्त, फितना अंगेज और शैतान सिर्फ शक की हैसियत से उभर के वो सामने आया था। मैं दोबारा नरगिस की तरफ मुतवज्जा हो गया। नरगिस साहिबा, क्या ये सही है कि वक़ुआ से पहले वाली रात आप दोनों मियाँ बीवी में अच्छी खासी तल्ख़ कलामी हो गई थी? ये मालूमात ताबिंदा की ज़बानी मुझे पता चली थी। जब वक़ुआ के रोज़ वो मकतूल के घर में पहुंची तो वो घर में अकेला ही था। उसने ताबिंदा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए नरगिस से होने वाले झगड़े के बारे में तफसील से बताया था। इसके साथ ही ये वादा भी किया था कि वो बहुत जल्द नरगिस को छोड़ देगा। नरगिस ने मेरी तवक्को के खिलाफ जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं वकील साहब, हम मियाँ बीवी बड़े अमन और सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मैंने एक दूसरे ज़ाविये से घिसने की कोशिश की। इस केस की मुलजिमा और मेरी मुवक्किला ताबिंदा ने मुझे बताया है कि वक़ुआ के रोज़ इसे किसी अजनबी ने फ़ोन करके बताया कि मकतूल आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए मीरपुर खास जाने वाला है। वो तशवीश में मुब्तला हो गई और फ़ौरन आप लोगों के घर वाक़े महमूदाबाद पहुंच गई। वहां पहुंचकर मकतूल की ज़बानी उसे पता चला कि आप लोगों का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। क्या आप इस पुरअसरार फ़ोन करने वाले शख्स के बारे में कुछ जानती हैं? जी नहीं, वो कतईयत से बोली, मैं ऐसे किसी शख्स से वाकिफ़ नहीं हूँ। मैंने फोकस को थोड़ा तब्दील करते हुए पूछा, नरगिस साहिबा, वक़ुआ के रोज़ आप दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थीं और वापसी में आपको खासी देर हो गई। क्या रोज़ाना आप ही बच्चों को स्कूल पहुँचाती थीं? नहीं, मैं सिर्फ उसी दिन छोड़ने गई थी, उसने जवाब दिया, क्योंकि वसीम की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, नरगिस साहिबा, मुलजिमा ताबिंदा को आपकी निशानदही पर उसके मैके से गिरफ्तार किया गया था। आपने पुलिस को बताया था कि आपकी सोतन यानी मुलजिमा ताबिंदा ने आपके शौहर वसीम दुरानी को कत्ल कर दिया है। इस तरह का बयान आपने अपने मालिक के मकान और इस्तगासा के गवाह मिस्टर दाऊद को भी दिया था। आप रोती हुई ऊपर उसके घर पहुंची थीं और उसे बताया था कि आप मुलजिमा ताबिंदा को घर में छोड़कर बच्चों को स्कूल पहुंचाने गई थीं और वापसी में जब आप घर के अंदर दाखिल हुई तो मकतूल को खून में लथपथ पड़े देखा। आले कत्ल यानी मकतूल का लाइसेंस याफ्ता रिवाल्वर भी लाश के करीब ही पड़ा हुआ था। मैं लम्हे भर को सांस लेने के लिए ठहरा, फिर इजाफा करते हुए पूछा, आपने किस बात से ये अंदाज़ा कायम किया कि मकतूल को मुलजिमा ही ने कत्ल किया है? यह खुदकुशी का वाक़या भी तो हो सकता है। नहीं, कभी नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली। वसीम खुदकुशी के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। इसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मसला नहीं था कि इसे खुदकुशी के लिए मजबूर होना पड़ता। ठीक है, मैं न चाहते हुए भी थोड़ी देर के लिए आपसे इत्तफाक कर लेता हूँ कि वसीम ने खुदकुशी नहीं की थी। अब ज़रा मोअज़्ज़िज़ अदालत को ये भी बता दें कि मुलजिमा आपको कहाँ मिल गई थी, जो आप उसे घर में बिठाकर बच्चों को स्कूल पहुँचाने चली गई थी? मिलना कहाँ था, वो गड़बड़ाहट आमेज़ लहजे में बोली। ये हमारे घर पर आई थी, मैं उस वक्त बच्चों को लेकर निकल ही रही थी। उसने मुझसे दरख्वास्त की कि ये वसीम से 2 बातें करने आई है। मैंने इसकी लजाजत भरी सूरत देखी तो मुझे इस पर तरस आ गया। बहरहाल मेरी सोतन सही, लेकिन ये वसीम की बीवी भी थी। अगर ये वसीम से 2 बातें कर लेती तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। बात ख़त्म करके वो ऐसी नज़र से मुझे और वकील इस्तगासा को देखने लगी जैसे अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही हो कि कहीं उसने कोई अहमकाना बात तो नहीं कर दी। मैंने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा, वाह वाह, आप तो बड़ी फराग दिल और हमदर्द खातून हैं। काश दुनिया की सारी बीवियां आप जैसी सोतन नवाज हो जाएं तो बहुत सारे घरेलू झगड़े खुद ब खुद ही दम तोड़ देंगे। भाई वाह, आप अपनी सोतन को बीमार शौहर के पास घर में तन्हा छोड़कर चली गईं और बाहर भी आपको वापसी में अच्छी खासी देर हो गई।
ये इस दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। वो बरहमी से बोली, वकील साहब मैं आपको यकीन दिलाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। मैंने इसके बेजान तबसरे को नज़रअंदाज करते हुए अगला सवाल किया, नरगिस साहिबा, बकुआ के रोज़ बकौले आपके, आप मुल्जिमा को अपने घर में छोड़कर बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए चली गईं। क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताना पसंद करेंगी कि आप कितने बजे घर से निकली थीं? यही कोई 8 बजे सुबह, उसने मुतामिलाना अंदाज में जवाब दिया। और आपकी वापसी कितने बजे हुई? मैंने कड़े लहजे में दरियाफ्त किया। लगभग 10 बजे, यानी 2 घंटे आप घर से बाहर रहीं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। मैं बार बार इस बहस को ज़ेर बहस नहीं लाऊंगा कि आप अपनी सौतन को घर में बिठाकर इतनी बेफिक्र क्यों हो गई थीं। हम आपके बयान को फोकस करते हैं। आपने पहले पुलिस को और बाद अज़ां मुअज़्ज़िज़ अदालत के रूबरू ये बयान दिया है कि आप बच्चों को स्कूल पहुंचाने के बाद रोज़मर्रा की खरीदारी में मसरूफ़ हो गई थीं। क्या आप बता सकती हैं कि 2 घंटे तक आप क्या क्या खरीदती रही हैं? वो बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार नजर आने लगी। वकील इस्तग़ासा फ़ौरन उसकी मदद को लपका। मुझे सख्त एतराज़ है जनाब आली। वकील सफाई मुअज़्ज़िज़ गवाह को गैर ज़रूरी सवालात में उलझाकर परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ऐसे हरबों से बाज रहने की ताकीद की जाए। जज ने वकील इस्तग़ासा के एतराज़ को ज़्यादा अहमियत न दी। वो मेरे सवालात के ज़ाविये और उसके नतीजे में बरामद होने वाले इंकिशाफ़ात को समझ रहा था। लिहाजा उसने गंभीर लहजे में मुझसे कहा, बेग साहब आप जरा जारी रखें। जज को मेरी हिमायत में बोलते देखकर नरगिस नर्वस हो गई। दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए उसने कहा, मेरे तो जहन ही से सब कुछ निकल गया है। समझ में नहीं आ रहा कि वो जुमला अधूरा छोड़कर बेबसी से वकील इस्तग़ासा की तरफ देखने लगी। इससे पहले कि वकील इस्तग़ासा कुछ बोलता, मैंने जल्दी से कहा, नरगिस साहिबा आप अपने जहन पर ज़्यादा जोर न डालें। मेरा अंदाज़ा मारने के बाद सहलाने वाला था। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जहन काम करने से बिल्कुल ही इनकार कर दे। अभी मुझे आपसे बड़े अहम सवालात करने हैं। खरीदारी के आइटम्स आपको याद नहीं आ रहे, इन्हें जहन्नम में डालें और पूरे होश व हवास से मेरे अगले सवाल का जवाब दें। वो मेरे नफ्सियाती झांसे में आ गई। उसने एक इत्मीनान बख्श गहरी सांस ली, जैसे उसकी जान में जान आ गई हो। इस्तरारी लहजे में उसने कहा, पूछें क्या पूछना है? मैंने कदरे सख्त लहजे में पूछा, नरगिस साहिबा बकुआ के रोज़ आप मुल्जिमा को अपने घर में बिठाकर बाहर निकली थी। इतना तो आपको याद ही होगा कि इस दिन मुल्जिमा ने कौन सा लिबास पहन रखा था? वो जवाब देने से पहले लम्हे भर को ठिठकी, फिर बोली, मेरा ख्याल है इसने गहरे नीले रंग का शलवार सूट पहना हुआ था और गर्म शाल भी ओढ़ रखी थी। साफ नजर आ रहा था कि लिबास के बयान में उसने सरासर तुकबंदी से काम लिया है। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि इसने बकुआ के रोज़ मुल्जिमा को अच्छी तरह नहीं देखा या फिर सिरे से देखा ही नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता था कि अगर बकुआ के रोज़ उसने मुल्जिमा को नहीं देखा था तो फिर मुल्जिमा को घर में बिठाकर जाने के हवाले से इसने इतना संगीन झूठ क्यों बोला था? इस झूठ और झूठ के मकासद की एक एक परत उतारते हुए मैंने कहा, नरगिस साहिबा आपके सामने वाली पड़ोसन हुमा ने इस्तग़ासा के एक गवाह की हैसियत से मुअज़्ज़िज़ अदालत को मुल्जिमा के लिबास के बारे में तफसीलन बताया है और इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर ने गवाह के बयान की तस्दीक भी की है। लेकिन आपके लिए एक बुरी खबर यह है कि आपका बयान करदा लिबास मुल्जिमा के लिबास से लगा नहीं खाता। फिर मैंने इसे मुल्जिमा के लिबास के बारे में ही बताने के बाद पूछा, आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला नरगिस साहिबा? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। वो फुनकार से मुशाबा आवाज़ में बोली, गोया उसके आसाब में टूट फूट का अमल शुरू हो चुका था। ये भी तो हो सकता है लिबास का रंग मेरे जहन से निकल गया हो। मैंने मुल्जिमा को सरसरी नज़र से देखा था, बारीक बीनी से इसके लिबास का एक्सरे नहीं किया था। मैंने वार पर वार जारी रखते हुए बड़े धीमे लहजे में कहा, नरगिस साहिबा एक लिबास पर ही मौकूफ़ नहीं, और भी बहुत सी बातें आपके खिलाफ जा रही हैं। आपके लिए बेहतर यही है कि हकीकत का एतराफ़ करते हुए मुअज़्ज़िज़ अदालत को सब कुछ सच सच बता दें। मेरे शुगर कोटेड धीमे से अंदाज ने उसे सुलगा कर रख दिया। खासे मुश्तइल अंदाज में उसने मुझसे पूछा, कौन सी हकीकत, कैसा एतराफ़, मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। वो खुद ही सवाल खुद ही जवाब दिए जा रही थी। कौन सी बातें मेरे खिलाफ जारी हैं? मैंने ठहरे हुए लहजे में से बताया, मसलन ये कि आपने अभी मुअज़्ज़िज़ अदालत के रूबरू बताया है कि बकुआ के रोज़ आप बच्चों को लेकर 8 बजे घर से निकली थीं और आपके बयान ही के मुताबिक इसी वक्त मुल्जिमा आपके घर में दाखिल हुई थी। लेकिन हुमा साउल का कहना है कि उसने ठीक 8:30 बजे दस्तक के जवाब में मुल्जिमा के लिए गेट खोला था। इस आधे घंटे के फ़र्क को आप कहाँ खपाएंगी? उसे जहाँ खला नज़र आया खपा डाला।
बिखरे हुए लहजे में बोली। वक्त तो 15-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है। मुमकिन है मैंने 7:15 को 8 बजे समझ लिया हो और हुमा 8:15 को 8:30 समझ बैठी हो। ऐसा हो जाता है बाज़ औक़ात, क्या नहीं होता? इब्तिदा में मुझे नरगिस के अंदर जो एतमाद दिखाई दिया, अब उसकी कोई झलक नज़र नहीं आ रही थी। इसका मतलब था कि मेरी कड़ी जिना ने उसे बुनियाद से हिलाकर रख दिया था। सिर्फ हिलाना मेरा मकसद नहीं था, मैं तो इसे ज़मीन बोस होते हुए देखना चाहता था। लिहाजा जिना की चक्की को और रफ्तार तेज़ करते हुए कहा, नरगिस साहिबा, बाज़ औक़ात इत्तेफ़ाक़न ऐसा हो जाता है कि ऐसा हो जाता होगा, मगर आपके साथ मामला ज़रा दूसरी नौइयत का है। आपने आधे घंटे के तफावुत को बड़े बेढंगे अंदाज में खपाने की कोशिश की है। आधा घंटा ऐसे नहीं खपेगा क्योंकि हुमा साउल के अलावा मैडम सफ़िया का बयान भी आपकी मुखालफत में जाता है। मैडम सफ़िया? मैंने उलझन ज़दा नज़र से उसने मुझे देखा। वो क्या कहती हैं? मैडम सफ़िया इस प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल थीं जहाँ हुमा और नरगिस के बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। मैंने पिछले दिनों इससे एक भरपूर मुलाकात की थी और उसे इस बात के लिए कायल कर लिया था कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं गवाही के लिए उसको अदालत में पेश भी करूँगा। उस भली मानस औरत ने मुझे अपने ताउन का यकीन दिलाया था। मैं मैडम सफ़िया को इस बात की तस्दीक के लिए यहाँ बुला सकता हूँ कि वक़्वा के रोज़ आप ठीक 8 बजे अपने बच्चों को लेकर स्कूल पहुँची थीं। स्कूल का हाज़िरी रजिस्टर भी इस बात की गवाही देगा। मैडम ने तमाम टीचर्स से कह रखा है कि ताख़ीर से आने वाले बच्चों की हाज़िरी के साथ प्रिंसिपल पेंसिल की मदद से एक मखसूस निशान बना दिया करें ताकि आदि मुजरिम बच्चों के वालिदैन को स्कूल बुलाकर तंबीह की जा सके। मैडम का ये उसूल मुनासिब है या नामुनासिब, इससे बहस नहीं। ताहम 25 फरवरी की हाज़िरी से पता चलता है कि आपके बच्चे बरवक्त स्कूल पहुँचे थे। अब आप क्या फरमाएंगी? मैं समझ गई हूँ। वो गुस्से की शिद्दत के बायस लुकनत ज़दा अंदाज में बोली। आप मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं नरगिस साहिबा, मैंने मतानत से कहा। हालत वाक़ियात और हक़ाइक़ आपको घेरने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। आपकी किस्मत दगा दे रही है। मैं तो महज अपनी मुक्किल को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो एकदम आपे से बाहर निकल आई। नहायत ही ग़ुस्सीले अंदाज में उसने मुझे धमकी देते हुए कहा, बेग के बच्चे, मैं तुम्हें देख लूँगी और तुम्हारी इस हराफा मुक्किल को भी। तुम्हें पता नहीं मेरा बाबा अपने गाँव का बडेरा है, वो तुम लोगों को चुटकियों में मसल कर रख देगा। नरगिस के जारहाना, नामाकूल और धमकी भरे अंदाज ने जज को मामले की तह तक पहुँचा दिया था। मैंने ज़ब्त के बंधन को हाथ से नहीं छूटने दिया क्योंकि इसी में मेरी कामयाबी लिखी हुई थी। मेरे लिए इत्मीनान की बात यह थी कि जज नरगिस की तरफ से खटक गया था। मैं नरगिस को धीरे धीरे सहलाते हुए इस हद तक गर्म कर चुका था कि बस अब सिर्फ एक ही कारी ज़रब की ज़रूरत थी और मैंने वो कारी ज़रब लगा दी। ठीक है, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन मुझे तुम अपने बाप की चुटकियों में मसलवाने से पहले ये तो बता दो कि वक़्वा के रोज़ सुबह मेरे मुवक्किल को वो पुरअसरार फ़ोन कॉल किसने की थी? वो गुस्से की शिद्दत से धाड़ी। मैंने बताया है ना, मैं किसी लाकू पाकू को नहीं जानती। बोलते बोलते वो अचानक रुक गई, जैसे दांतों ने ज़बान को खींचकर वार्निंग दी हो कि आगे मत बोलना, वरना। खामोश होते ही वो वहशतज़दा नज़र से इधर उधर देखने लगी, मगर अब क्या हो सकता था? लफ्ज़ ज़बान से और तीर कमान से निकल चुका था। थैंक यू नरगिस, तुमने तो बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है। हालांकि पहले मेरे एक ऐसे ही सवाल के जवाब में तुम इस पुरअसरार फ़ोन कॉल के बारे में अपनी लाइल्मी और नावाकिफ़ियत का इजहार कर चुकी हो। मैंने पहले भी और अब भी कहीं लाखू का नाम कोट नहीं किया, महज पुरअसरार फ़ोन कॉल वाले का नाम इस्तेमाल किया था। लेकिन अब बेसाख्ता तुम्हारी ज़बान से लाखू का नाम निकला है तो इसका मतलब यह है कि वो पुरअसरार फ़ोन कॉल मेरे मुवक्किल को फंसाने के लिए लाखू ने ही की थी। क्यों और किसके इशारे पर? इस हकीकत का पता चलाना पुलिस का काम है और तुम अच्छी तरह जानती हो नरगिस बीबी, पुलिस किस तरह हकीकत को बेनकाब करती है। उसको जैसे सांप सूंघ गया था। वो दहशत भरी नज़र से अदालत में मौजूद एक एक शख्स को देख रही थी। इन्हीं चेहरों में एक चेहरा उसके मददगार यानी वकील इस्तग़ासा का भी था, मगर इसकी सूरत को देखकर अंदाज़ा होता था कि बेसाख्ता नरगिस की ज़ुबान से फिसलने वाली सच्चाई ने इसके ताज़िए ठंडे ठार कर दिए थे। मैंने रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए कहा, जनाब आली, अब तक इस केस के सिलसिले में जो कार्रवाई हुई है उसकी रोशनी में मेरी मुवक्किल ताबिंदा कहीं भी कसूरवार दिखाई नहीं देती।
इस्तगासा की सबसे अहम गवाह नरगिस ने मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने जो सच उगला है, उससे पता चलता है कि ये अपने शौहर के कातिल से बखूबी आगाह है। लाखू नामी एक फितना परवर शख्स का किरदार अदालत के सामने वाज़ेह हो चुका है और ये बात भी ढकी छुपी नहीं रही कि नरगिस और लाखू के दरमियान कोई गहरा ताल्लुक है। लिहाजा मैं अदालत से पुरजोर अपील करता हूँ कि वो पुलिस को इस बात की पाबंद करे कि वो नरगिस और लाखू को शामिल तफ्तीश करके इनकी ज़बान से मज़ीद सच उगलवाने की कोशिश करे। मैं लम्हे भर के लिए रुका, फिर सिलसिला कराम को जारी रखते हुए कहा, योर ऑनर, इसके साथ ही मैं अदालत से ये दरख्वास्त भी करूँगा कि वो मेरी मौक्किल को बाइज्जत बरी करने के अहकाम सादिर फरमाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। जज ने मेरी मौक्किल को तो रिहा नहीं किया, ताहम नरगिस और लाखू की गिरफ्तारी के अहकाम सादिर कर दिए। इसके साथ ही पुलिस को ताकीद कर दी कि वो जल्द से जल्द इस मामले की तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश करे। पुलिस ने इस सिलसिले में कुछ ज़्यादा ही सरगर्मी दिखाई। इन्हें बड़े वाज़ेह इशारे मिल चुके थे, लिहाजा लाखू और नरगिस की ज़बान खुलवाने के लिए इन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। नरगिस ने अपने शौहर के कत्ल का एतराफ़ करते हुए जो बयान दिया, मैं इसका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मफाद परस्त लाखू ने वसीम और आफ्ताब हुसैन को निचोड़ने के बाद कलीम दुर्रानी का रुख किया। जब ये फितना थोड़ा जवान हुआ और कलीम दुर्रानी से उसे कोई उम्मीद न रही, तो वो बड़ी होशियारी से कादिर बख्श की गोद में जा बैठा। उस वक्त तक नरगिस अपने दोनों बच्चों के साथ कराची शिफ्ट हो चुकी थी। लाखू की नौकरी भी चूँकि कराची ही में थी, लिहाजा कादिर बख्श ने उसे मुस्तकिल ये ड्यूटी सौंप दी कि वह नरगिस की खैर खबर रखने के साथ साथ वसीम पर भी गहरी निगाह रखे। कादिर बख्श वसीम और ताबिंदा की तरफ से मुतमईन नहीं था। लाखू पहले अपने फ़ायदे की खातिर वसीम के लिए काम कर रहा था और अब उसके खिलाफ सरगर्म अमल था। दरअसल लाखू जैसे लोग किसी के वफादार नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद पर नज़र रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने करीब तरीन रिश्ते को भी कटवा डालते हैं। लाखू अक्सर व पेशतर मुनासिब मौका देखकर नरगिस से मिलने के लिए भी आ जाता था। वसीम और बच्चों को इसकी आमद की खबर नहीं थी। नरगिस को लाखू के दम से बड़ा इत्मीनान था और वापसी पर लाखू पर वो बहुत ज़्यादा इन्हिसार करने लगी थी। चुनाचे वो इसे अपने और वसीम के दरमियान होने वाले झगड़ों के बारे में भी बताती रहती थी। नरगिस ने इकरार किया कि आखिरी दिनों में इनके दरमियान कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बल्कि एक रोज़ वसीम ने यहाँ तक कह दिया कि वो नरगिस को तलाक देकर हमेशा हमेशा के लिए ताबिंदा के पास चला जाएगा। इस मौके पर नरगिस से एक संगीन गलती हो गई। उसे खुश असलूबी से इस मामले को टैकल करना चाहिए था या फिर फौरी तौर पर अपने बाप को वसीम की धमकी से आगाह कर देती, लेकिन उसने अपने गमगुसार लाखू के सामने अपने जहन और दिल का बोझ हल्का कर लिया। लाखू के शैतानी जहन में एक फितना परवरी जाग उठी और नरगिस को उसने ये कहते हुए अपने संगीन ख्यालात से आगाह कर दिया कि अदी, इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी सलामत रहेगी। नरगिस ने जलापे और जोश इंतकाम में मजीद हिमाकत का सबूत ये दिया कि लाखू की प्लानिंग पर अमल करने का फैसला भी कर लिया। इस खतरनाक मंसूबे के मुताबिक लाखू ने फ़ोन करके ताबिंदा को FC एरिया से महमूदाबाद पहुंचाना था। उस वक्त नरगिस घर पर मौजूद न होती। लाखू को जाए वारदात के आसपास ही मौजूद रहना था। जब ताबिंदा मुतमईन या गैर मुतमईन होकर वापस चली जाती तो लाखू नरगिस को उसके बारे में बता देता। वो घर आती और खामोशी से अपने शौहर का काम तमाम कर देती। अब फायरिंग को बेआवाज़ रखने के लिए लाखू ही ने उसे साइलेंसर भी मुहैया किया था। वो घर में रखे हुए वसीम के रिवाइवल से वाकिफ़ था। फिर सब कुछ लाखू के शैतानी मंसूबे के ऐन मुताबिक हुआ। नरगिस वसीम को मरा हुआ तो देख सकती थी, मगर उसे ये गवारा नहीं था कि वो उसे तलाक देकर उसकी सौतन का हो जाए। जज्बा इंतकाम और एहसासे महरूमी, इन सब ने मिलकर उसे और लाखू जैसे शैतान ने उसको इतना ज़्यादा हवा दी उसके जज्बा इंतकाम को कि वो तबाही और बर्बादी के गहरे गार में जा गिरी। नरगिस सज़ा सुनने के बाद जब जेल की गाड़ी की तरफ जा रही थी तो मैंने ना चाहते हुए भी उससे पूछ लिया, ए नादान और बेवकूफ़ औरत, तुमने अपने शौहर को क्यों कत्ल किया? उसने एक झटके से गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और मज़ीद हिमाकत का सबूत देते हुए बड़े फ़ख्रिया लहजे में बोली, तुम्हारी मौक्किल ने आर्जी तौर पर मुझसे मेरा शौहर छीन लिया था। देख लो, मैंने हमेशा हमेशा के लिए उसे शौहर से महरूम कर दिया। हिसाब बराबर हो गया। बात ख़त्म करते ही वो जेल की गाड़ी की सिमत बढ़ गई। लाखू को इससे पहले ही गाड़ी के अंदर बिठाया जा चुका था। मैं काफ़ी देर तक नरगिस के अल्फाज पर गौर करता रहा, लेकिन समझ में न आया कि हिसाब कैसे बराबर हो गया।
वो आतिश इंतकाम को सर्द करके जेल की सलाखों के पीछे चली गई थी। लेकिन इन 2 मासूम जानों का क्या कसूर था जिन्हें जिंदगी भर के लिए बाप के साए से महरूम होना पड़ा। मैं हिसाब में खासा कमज़ोर हूँ। नरगिस के फ़लसफ़े पर आप गौर फरमाएं और अगर आपकी समझ में आ जाए कि हिसाब बराबर कैसे हो गया तो इज़राए मेहरबानी मुझे भी बताएं। बहरहाल ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आखिरी पेशी पर अदालत ने मेरी मौकिल ताबिंदा को बेगुनाह और बेकसूर जानते हुए बाइज़्ज़त बरी कर दिया था। वो अपनी बर्रियत पर धुआंधार रोई थी। अदालत में मौजूद अफराद उसके इस रद्द अमल पर हैरत ज़दा थे। वो मुस्कुराने और खुश होने की बजाय ज़ारों कतार रो रही थी। ऐसा नज़ारा किसी ने काहे को देखा होगा। वो खुशी के नहीं दुख के आंसू थे, पछतावे और महरूमी के आंसू थे। ये जानकर उसका दिल फट गया था कि वसीम उससे सच्ची मोहब्बत करता था और ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में वो वाकई सच बोल रहा था। उसने नरगिस को छोड़कर सदा के लिए उसके साथ रहने का फैसला कर लिया था। लोग समझ रहे थे कि शायद वो शादी मर्द जैसी कैफियत से गुजर रही है। कोई इसके दिल में झांक कर वहाँ फैलने वाली तबाहकारी का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। ये आंसू बड़े जालिम और बेज़बान होते हैं। कुछ पता नहीं चलता कि खूने जिगर किस तरह आंखों से बह गया